इंडियन एजुकेशन अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है ना, वो रटने वाला सिस्टम चालू है। जितने भी अभी आगे अगर हमको अचीवमेंट करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाना ही पड़ेगा। 10 पॉइंट्स अगर हम बात करें कि भाई 10 ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करें कि बच्चे ने अगर ये 10 पॉइंट्स को बराबर से ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली उसका स्कोर जो अभी है उससे वो 10 to 15% ग्रो करेगा। 17 स्टूडेंट्स को तैयार किया और वो 17 स्टूडेंट्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गए, सर के केबिन में गए, वहाँ पर मोबाइल दिया। बात मेरे को एक किताब में मैंने पढ़ी थी कि चांगल्या गोष्टीला वेळ लागतो, हाँ. वाईट गोष्टी झटपट होतात। हेलो एवरीवन, आई एम रोशनी सिंह एंड वेलकम टू सोल्वर्सेशंस विद रोशनी। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैंने सोचा ये पॉडकास्ट उस इंसान के साथ क्यों ना स्टार्ट किया जाए जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, फियरलेस बोलना सिखाया, इंस्पिरेशन दिया, मोटिवेशन दिया। एक टीचर जिनके हर शब्द में ऑनेस्टी है, हर लेसन में एक ट्रस्ट है और जिनके साथ सीखना एक एक्सपीरियंस लगता है। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर मुफद्दल सर, फाउंडर ऑफ करियर कोचिंग क्लास, रनिंग द कोचिंग सेंटर फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स। ये है कि इंडियन एजुकेशन में सुधार कैसे ला सकते हैं। बेसिकली इंडियन एजुकेशन अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है ना, वो रटने वाला सिस्टम चालू है। तो मुझे लगता है कि वो रटने वाले सिस्टम, क्योंकि रटना सिर्फ 10 तक है। अगर हम किसी बच्चे को पूछेंगे कि भाई मेरे को आज का सिस्टम क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये लर्न करके दे दो, लर्न कर दिए, उसको मार्क्स मिल गए, वो 10th तक अच्छा स्कोर कर लिया। हमने बहुत बार देखा है कि आफ्टर 10th वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसा बने कि जिसमें रटने की सिस्टम ना हो और जिसमें वो कंसेप्चुअल स्टडी को फोकस करे। क्यों? बिकॉज ऑफ बच्चे को आगे पूरा कंसेप्चुअल स्टडी है, उसको समझ कर लिखना है। पहले कैसा था कि 10वीं तक उसको सिर्फ समझना था, रट्टा मारना था, उसको आगे जाना है। अभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है उसमें उसको वो रटने वाला सिस्टम नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वहां पे सुधार होना जरूरी है। ऑल्सो अभी अगर हमने देखा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बढ़ रहे हैं, हर एक फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उतने ही इम्पोर्टेंट है या फिर उन्हें थोड़ा अवॉइड किया तो भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, जितने भी अभी आगे अगर हमको अचीवमेंट करना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाना ही पड़ेगा। तो तुमको प्रिपरेशन उसका स्टार्ट ही करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं आज के बड़े बड़े जो सेंटर्स है वो लोग तो 8th स्टैंडर्ड से ही फाउंडेशन कोर्स के नाम पे करवाते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम तो आएगी ही। इवन अभी तो कॉलेजेस भी खुद के एंट्रेंस ले रहे हैं, हर कॉलेजेस। तो ये चीज़ तो आएगा ही, उसको बच्चे को प्रिपेयर करना है। और उसका जो स्टडी है बच्चे का, वो इन डेप्थ स्टडी है कि अगर वो बच्चा बराबर से टेक्स्ट बुक रीड करता है, उसके डीपली स्टडी करता है, तो ही उसको सक्सेस हो सकता है, अदरवाइज उसको मुश्किल होगा। टेक्स्ट बुक में और जो अभी यूट्यूब पे सिखा रहे हैं, तो क्या टेक्स्ट बुक उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है या फिर जो बच्चों का डाइवर्शन हो रहा है, यूट्यूब से देखते हैं, वो स्कूल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे टीचर्स को, तो ये सब कैसे चेंज हो रहा है? आफ्टर कोरोना ये कॉन्सेप्ट बहुत जोश जोश में आया कि भाई ऑनलाइन टीचिंग हो गया। अभी ऑनलाइन टीचिंग में क्या हो गया है कि टीचर का काम अच्छा हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग में वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे के हाथ में मोबाइल आने की वजह से पेरेंट्स कंफ्यूजन में है कि वो बच्चा मोबाइल पे लेक्चर्स अटेंड कर रहा है कि फिर वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप या अलग अलग मीडिया के माध्यम में जा रहा है। तो दिक्कत ये हो रही है कि प्रैक्टिकली जो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा ऑफलाइन काम जो कर रहा था, वो स्कूल जाता है, वो प्राइवेट ट्यूशंस जाता है, कोचिंग क्लासेस जाता है, तो वो एक सिस्टम में था। अभी कैसा हो गया है कि उसको सिर्फ सुनना है। और हमने भी देखा है कि देखने की क्षमता है, उसको एक टाइम है, उसके बाद में बच्चे को बोरिंग सिस्टम हो जाता है। तो कितने बच्चे हमने देखे कि ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किए। कोरोना टाइम में हमने बहुत घर पे ऐसा देखा कि बच्चे ने सिर्फ वो स्टार्ट कर दिया है, हुआ नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग एक सपोर्टिंग है, पेरेंट्स को भी बिजी रहना होगा। आज की तारीख में हमने देखा है कि कुछ कैटेगरी ऐसे पेरेंट्स की जो बच्चे के साथ में है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका डेली 1 आवर 2 आवर का फॉलोअप लेते हैं। भले वो स्कूल जाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है, प्राइवेट ट्यूशन जाता है, जहाँ भी जाता है, लेकिन पेरेंट्स खुद का एक टाइम बच्चे को दे दिया है, तो उनका रिजल्ट हमने देखा इंप्रूवमेंट हो गया है। कुछ पेरेंट्स का कैसा है कि भाई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो भी अभी ये हमारा काम नहीं है, अभी आप वहाँ पे देख लो।
तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बच्चे के पास अभी मीडिया बहुत फास्ट काम कर रहा है। हाँ, हाँ। तो थोड़ा पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। पहले लगता था पेरेंट्स को कि चलो हमने एक अच्छा कोचिंग लगा दिया है तो हमारा काम हो गया। उतना इजी अभी का माहौल मुझे लगता नहीं है। सर अभी आपको 20 ईयर्स हो गए और आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स का भी थोड़ा कंसर्न बनता है बच्चों पे देखना, तो जब रिजल्ट्स आते हैं और जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए, तो आपको कैसे फील होता है? वो सबसे बड़ा मतलब लाइफ का एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट रहता है वो, जब वो पेरेंट्स अपने पास आता है या और वो बोलता है कि सर ये देखो आपका बच्चा अभी है इतना परसेंट से पास हो गया है सर, ऐसा वैसा, हम तो इतना ही परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उसने किया। तो पेरेंट्स एक दो बातें और वो स्टूडेंट एक दो बातें बोलता है कि सर मैंने ना वो दिवाली के बाद में मैंने सर पिकअप किया, सर आपने मेरे को चिल्लाया ना सर। पेरेंट्स बोलते हैं सर आपने वो दिवाली के बाद एक मीटिंग लिया था ना, उसमें मेरे बच्चे ने थोड़ा सा ये हो गया। तो ये चीज़ें होती है तो वो एक अच्छा लगता है कि बच्चे को परसेंटेज अगर मिल गए, अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। ग्रुप स्टडी प्रेफरेबल है या फिर सेल्फ स्टडी? यानी मैं ऐसा मानूंगा कि ग्रुप स्टडी अगर हम किसी को प्रेफर करेंगे तो वो बच्चा ग्रुप में क्या करेगा मुश्किल है, क्योंकि राइट। आपको तो पता है कि अगर दो लड़कियां अगर पढ़ाई कर रही है तो समझ लेना कि वो पढ़ाई नहीं हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कोई गॉसिपिंग तो भी चलती गॉसिपिंग चलता है। है। मेरा मानना है पर्सनल लेवल पे कि सेल्फ स्टडी ही बहुत बढ़िया है। और आपको अगर ग्रुप स्टडी करना है तो तुम्हारी मम्मी को साथ में ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया है। आप खुद के ऊपर काम करो और फिर तुमको अगर कुछ जरूरत है हाँ। तो तुम्हारे फ्रेंड्स के जगह पर तुम्हारे जो टीचर्स है, जो हेल्पफुल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहेगा, स्कूल का टीचर्स रहेगा, उसको आप बात करो। वो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल है, कोई राइट। हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रुप स्टडी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ ऑल्सो नहीं। बच्चे ग्रुप स्टडी के नाम पर मस्ती करते हैं, तो फिर ग्रुप स्टडी थोड़ा सा साइड में रख के सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया तो फिर बेटर होगा। जी सर मुझे आप 10 टिप्स दो जिससे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सके। देखो उसमें एक ऐसा है कि सबसे पहला 10 पॉइंट्स अगर हम बात करें कि भाई 10 ऐसी पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करें कि बच्चे ने अगर ये 10 पॉइंट्स को बराबर से ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली उसका स्कोर जो अभी है उससे वो 10 to 15% ग्रो करेगा। उसमें सबसे पहला है कि उसने अपना जो पेपर पैटर्न है सब्जेक्ट वाइज उसके ऊपर काम करना है कि मेरा पेपर पैटर्न क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट। राइट। बहुत बार बच्चे का लैंग्वेज का पेपर छूट जाता है, तो हम लोग तो हमारे कोचिंग में उनको टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम पे फोकस करो कि मेरे को इतना टाइम में मेरा इतना क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, राइट। हाँ। ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर, हाँ। लास्ट ईयर के पेपर, अगर आपका बच्चा अभी 2025 में एग्ज़ाम दे रहा है तो ये सिलेबस 2018-19 का है। अगर 10 क्वेश्चन पेपर्स उसने सॉल्व कर लिए तो उसका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया। 10 ईयर्स, 10 to 12 पेपर्स अगर वो बच्चा गो सॉल्व थ्रू कर कर ले। लेता है तो उसका काम एकदम ईजी हो गया। दूसरी बात है कि टाइमिंग डिसाइड करना है, स्टडी का एक टाइम होना चाहिए। राइट। राइट। तो अगर वो उस ब्रेकअप में टाइम बना दे कि भाई ये 2 घंटे का स्लॉट, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे का स्लॉट, तो वो उसका एक उसका प्रॉपर प्लानिंग हो जाए राइट। तो वो एक होगा। दूसरी बात ये है कि मैक्सिमम पेपर सॉल्विंग, हाँ। जैसे हम लोगों ने पेपर देखे फिर उसको सॉल्व भी करना है, टाइम के साथ में उसको सॉल्व करना है, तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसका एक डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए, फिर प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करने चाहिए, हाँ। फिर सोशल मीडिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। अभी देखो ये आफ्टर दिवाली हर बच्चे ने ये सोचना है कि मेरा फरवरी में तो एग्ज़ाम है, तो अभी तक अगर वो यूज़ कर रहा है मोबाइल तो मुझे लगता है कि अभी उसने मोबाइल को पैक करके पेरेंट्स को दे देना चाहिए, नहीं तो उसने अपने टीचर्स के पास जमा कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा उसका डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा मोबाइल का, राइट। राइट। तो वो फोकस्ड कर सकेगा। और हार्ड वर्क, मुझे ऐसा लगता है बच्चा क्या करता है, वर्क करता है। हाँ। अभी बच्चा क्या करता है, वर्क कर रहा है कि भाई मेरा स्कूल 7 बजे है, फिर मेरी कोचिंग जाना है मुझे, फिर मेरे को थोड़ा सा टीवी देखना है, थोड़ा सा मोबाइल देखना है। लेकिन उसमें हार्ड वर्क अगर वो स्टडीज़ के बारे में करेगा तो मुझे लगता है वो जो अचीवमेंट चाह रहा है वो उसको मिल जाएगा। और दूसरा एक पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि सर्कल से दूर, जो राइट। तुम्हारा सर्कल है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर मोबाइल ही उसका दोस्त है, उसके बाकी सारे भी फ्रेंड्स हैं जिससे उसको अभी फ़िलहाल 3-4 महीने के लिए साइडलाइन होना है। कि राइट। उसको ये समझाना है कि हम 4 महीने के लिए अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो जाए, फिर 4 महीना आराम ही करना है। 11th का एडमिशन्स जो चालू होगा उसमें टाइम है बच्चे के पास, तो वो 4 महीना फिर वो एंजॉय कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये
ये सारे पॉइंट्स बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो यस मुझे लग रहा है। सर, आपने एक बोला कि फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें साइड रखना चाहिए। तो लास्ट ईयर आपने एक एक्ट किया था, 12th के बोर्ड्स के बच्चों के फोन्स पुलिस स्टेशन में सबमिट करे थे। सर, वो आइडिया आपको कैसे आया? वो आइडिया कैंपेन ऐसा था कि यहाँ के जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, शीतल राउत सर करके, ओके। उन्होंने एक वीडियो डाला था कि बच्चों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल इससे दूर रहना है, तो उसका एक वीडियो बनाया था सर ने और वो वायरल किया था। तो उनके उस काम को हम लोगों ने उस चीज़ को हमने पकड़ लिया कि सर ये अगर मैंने देखा कि मैंने अगर मैं ये कर लूँ हाँ तो हाँ फिर मैंने 12th स्टैंडर्ड के और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से पहले पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल, पर्सनल मोबाइल है। हाँ। तो तकरीबन 30-35 बच्चे खड़े हो गए कि सर हमारा पर्सनल मोबाइल है। फिर उन बच्चों को समझाया कि ऐसे ऐसे सर ने ये कैंपेन किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अपन इसमें शामिल हो जाए इस कैंपेन में। राइट। मेरे ऐसी इच्छा है कि अपने में से कुछ बच्चे, तो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ को टाइम लगता है, हाँ हाँ। बुरी चीज़ तुरंत हो जाती है। तो अच्छी चीज़ थी वो, इतना बड़ा बच्चे को सैक्रिफाइस करना था। मुझे 5 दिन लगे, लेकिन 5 दिन के अंदर मैंने 17 स्टूडेंट्स को तैयार किया और वो 17 स्टूडेंट्स वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गए, सर के केबिन में गए, वहाँ पर मोबाइल दिया। सर ने पूछा भी कि ये तो तुम्हारा दूसरा मोबाइल नहीं है ना कोई डुप्लीकेट? तो फिर हमने बोला नहीं नहीं सर, ये हमारे बच्चों का ओरिजिनल मोबाइल है। तो वो जब सबमिट किया वहाँ पे, और सबमिट करने के बाद में बच्चों ने बोला कि हम अभी ये मोबाइल आफ्टर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद लेंगे। और शीतल राउत सर भी वहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया अपने को। बहुत वीडियो वायरल हो गया, हाँ। मीडिया ने उसका बहुत कवरेज दिया। तो ये सब के लिए थैंक्स टू शीतल राउत सर। और उसके बाद में फिर बहुत सारे बच्चों ने भी जमा किया दूसरे तीसरे दिन आके, और 4 से 25 एक फ़ोन वहाँ पर जमा हो गए थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट 2025 का खपोली का टॉपर अपने क्लास का ही निकला। तो ये एक अच्छा कैंपेन था और मुझे लगता है ये कैंपेन अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमारे इंस्टीट्यूट में हाँ। एक कानून बन गया है कि बच्चा मोबाइल अलाउड नहीं है। कोई पेरेंट्स अगर बोलता है कि मेरा बच्चा दूर से आता है तो थोड़ा सा उसको अलाउ करो, तो उसको बाहर ऑफिस के बाहर जमा करना है, ओके। वो भी मुश्किल से 4 या 5 फ़ोन। और अभी हम लोग वो भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स को भी इतना बच्चों का ये है हाँ तो उसको जो टिक टिक वाला सादा फ़ोन है हाँ। वो राइट। दे दीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल अलाउड नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी बातें। इससे कुछ बच्चे नाराज़ भी है, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बच्चे ने ये सोचना है कि सर जो कर रहे हैं ये किस इससे वो स्टूडेंट का ही भला है, हमारे को तो कुछ ऐसा नहीं है। राइट। सर, आपके इस एक्ट से पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन था? पेरेंट्स का रिएक्शन तो बहुत बढ़िया था, पेरेंट्स ने तो अप्रिशिएट किया। लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स को ये भी लगा कि ये कि वैसा कैसा कानून है कि आप बच्चे को मोबाइल नहीं, हमारा बच्चा कहाँ है क्या है। तो उन पेरेंट्स को भी समझाया कि सर आप सादा फ़ोन दे दीजिए, आपको बच्चे से बात ही करना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं बोलता हूँ कि 99% लोग हैप्पी थे उससे, हाँ। कि जो काम हम नहीं कर सके मुफद्दल सर वो आपने कर दिया। थोड़ा बहुत हमारे को ऐसा लग रहा है कि 10-15 बच्चे अभी कम आते हैं हमारे पास, ऐसा लग रहा है ओके। बिकॉज ऑफ दैट कि वो रीज़न कि भाई मोबाइल इनके पास अलाउड नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप किधर भी जाओ, कोचिंग को कहाँ पर भी पढ़ो, लेकिन मोबाइल से दूर रहो। और मैं अगर ये एक रिक्वेस्ट आपको करता हूँ कि कॉलेज और क्लासेस आप मोबाइल लेके जाना ही नहीं है। फिर आप घर पे है, आपका पर्सनल मोबाइल है तो उसके लिए घर पे आप या जो भी आप बाहर कुछ घूम रहे तो, बाकी अदरवाइज आप एजुकेशन सेंटर में आप जाएंगे, वो भले स्कूल हो, आपकी क्लासेस हो, कॉलेज हो, आप मोबाइल लेके मत जाओ। सर, क्या मैं आपको ऐसा लगता है मोबाइल एंड सोशल मीडिया स्टूडेंट्स का फोकस और अटेंशन बहुत ज़्यादा चेंज करा रहा है? 100% चेंज करा रहा है। पढ़ने की क्षमता बच्चे की चली गई है। हमने देखा है कि अभी मैचेस चलते हैं तो मैच के अंदर एक थोड़ा सा ऐड आता है बीच में, वो ऐड के अंदर भी बच्चा मोबाइल चेंज करता है। यानी कि ऐड आती है तो उतने में भी वो चेंज करता है चैनल। तो बच्चे का जो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो मीडिया, मोबाइल, ये सब क्या कर रहे हैं उसको कि उसको पढ़ाई की तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक फोकस्ड नहीं हो रहा है बच्चा। आज बच्चे को फोकस्ड करना, तो क्या होता है कि वो बुक लेता है, 2 क्वेश्चन लर्न किए उसने तो उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, हाँ। फिर वो बंद कर देता है उसका। वो मैं बोलता हूँ जो कंसंट्रेशन पार्ट है वो उसका निकल गया है, उसकी लिखने की प्रैक्टिस निकल गई है। वो तो अभी सब टाइपिंग पे चला गया है, वो शॉर्टकट्स वापरता है मोबाइल के अंदर। राइट राइट। तो उसका मैंने देखा है कि लिखने में भी वो प्रॉब्लम्स आ गए बच्चों के। तो बच्चा शॉर्टकट्स लिखने भी यूज़ करता है जो अलाउड नहीं है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स इसके वजह से हो गया है। और बच्चों का हिंदी मराठी भी वीक होने का रीज़न
वही हो रहा है कि बच्चों का हिंदी मराठी बहुत वीक है, बिकॉज ऑफ राइट। वो टाइप मैसेज टाइप इंग्लिश करता में है करता इंग्लिश है, में, हाँ। उसको थोड़ा सा उसका वहाँ पे गो थ्रू ज़्यादा हो गया है वो। तो ये सब का परिणाम ये आता है कि बच्चे की ओवरऑल इंडिविजुअल जो स्टडीज़ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और और उसके साथ ही मेंटल हेल्थ में भी थोड़ा सा 100% चेंज मेंटल हेल्थ में अपन देखते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना पसंद नहीं है। और ये तो मैं हर घर में देखा हूँ कि छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल दे दो वो शांत हो जाता है, पर उसको बोलो राइट। हाँ। क्रिकेट खेलते हैं अपन। तो मैं बोलता हूँ कि उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा थोड़ा बाहर की एक्टिविटी करे, ताकि थोड़ा सा उसका जो हेल्थ इश्यू भी है, हम देख रहे हैं कि बच्चा काफ़ी वीक है, हेल्थ इश्यू में भी वो काफ़ी हाँ एकदम हाँ। दुबला पतला है या तो काफ़ी फैट है। तो ये राइट। चीज़ें थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा पेरेंट्स को। सर प्रिपरेशन के साथ एग्जाम स्ट्रेस भी आता है, को ओवरकम कैसे? देखो क्या होता है कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है लास्ट 20 ईयर्स का, कि बच्चा साल भर क्लासेस, स्कूल, कॉलेज सब अटेंड करता है। सही मायने में उसको तकलीफ दिवाली के बाद होती है। हम्म। दिवाली के बाद ये होती है कि उस टाइम उसका सिलेबस खत्म हो गया है, उसकी टर्मिनल हो चुकी है। अब थोड़ा सा वो इनसिक्योर फील कर रहा है खुद को, क्योंकि उसका अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो एग्ज़ाम है। तो 3 महीने में वो थोड़ा सा बौखला जाता है कि अभी मेरे को एग्ज़ाम्स है और मेरे को स्ट्रेस है। तो अगर कोई बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने शेड्यूल को वर्किंग कीजिए बराबर से। लैंग्वेजेस को 2-3 पार्ट में कर दीजिए। हाँ। उसके बाद में मैथ्स, उसके बाद में साइंस, 3 सेक्शन में बांट दीजिए। डेली बेसिस पे आप प्लान कीजिए कि मैं आज ये क्वेश्चन पेपर लर्न करता हूँ। वो क्वेश्चन पेपर लर्न होने के बाद में उतना टाइम लगा के आप लिखिए, ताकि आपको पता चलेगा। और वो पेपर सॉल्व करने के लिए अपने टीचर्स को दे दीजिए। और डरने का कोई बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम देनी ही है। इतना ही है कि मैक्सिमम लास्ट ईयर के 10-15 पेपर्स और क्वेश्चन बैंक अगर आपने 10-15 पेपर्स या 20 पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको बुक देखने का जरूरत नहीं है। बहुत बार लगता है कि सर मेरा तो इतना ज़्यादा बुक है, मैं अभी ये बुक कैसे लर्न करूंगा। तो हाँ। उसको वो टेंशन लेना नहीं है, उसको वो क्वेश्चन पेपर्स जो है उससे अगर वो गो थ्रू चला गया, अगर उससे वो आगे जा रहा है, तो उसका परसेंटेज में 100% इंप्रूवमेंट होगा। तो डर के कोई चीज़ को सामना नहीं कर सकते, हमको उसको सफलता कैसे मिलेगी और मेरे को कैसे उसको अभी स्मार्टली काम करना है, उसके ऊपर उसको फोकस करना है। वो अगर टेंशन देखेगा कि 3 महीने मेरी एग्जाम है कैसे करूंगा, तो रोज वो यही क्वेश्चन करते रहेगा खुद को, वो काम नहीं कर सकता है। टेंशन शायद एक पीयर प्रेशर की वजह से है कि मेरा फ्रेंड अच्छा स्कोर कर रहा है। ऑल्सो पेरेंट्स प्रेशर लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चों को कैसे अफेक्ट हो रहा है स्टडीज में? ऐसा पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों को है कि तेरे को इतना परसेंट लाना ही है, तेरे हाँ। ऐसे ही क्यों मार्क्स आए, ये हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ में बैठ के थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। हाँ। बच्चों को पूछना होगा बहुत बार पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि मेरे बच्चे को क्या सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट वीक राइट। है, हाँ। उसका हैंडराइटिंग कैसा है, उसकी नोटबुक कैसी है, उसका बैग चेक करो वो बैग बराबर से रहता है। तो ये चीजें बहुत सारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स ने थोड़ा टाइम देना है राइट। कि भाई तेरे को कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। पेरेंट्स ने एक टाइम बच्चे के साथ में बना लेना है कि बेटा ये 7 से 7:30 ये तेरा और मेरा टाइम है। तो हाँ। दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो मेरे सामने चाहिए, और मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं तो मैं तेरे सामने रहूंगी। वो आधे घंटे में ये डिस्कशन होगा कि बेटा आज तेरे स्कूल में क्या हुआ, तेरे क्लासेस में क्या हुआ, तेरे पेपर्स मिले क्या, तेरा तेरा पढ़ाई कहाँ तक हुआ है। ये हर चीज का वो आधा 1 घंटा अगर पेरेंट देता है, मैं बोलता हूँ आज से भी अगर वो पेरेंट देता है, तो उसके बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट पेरेंट्स को नजर आएगा। सबसे पहला काम है। सर मे बी शायद एक ऐसा भी रीजन हो सकता है कि एक टारगेट सेट कर देता है। पेरेंट्स बच्चों के सामने एक बोल देते हैं कि 85 लाया तो तुझे ये दे दूंगा या वो दे दूंगा। उस चक्कर में बच्चे उसमें चले जाते हैं कि रट्टा मार के भी अगर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं वो कर सकता हूँ। तो जो ये बहुत गलत है, पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए है। नहीं नहीं, पेरेंट्स का इंटेंशन क्या था कि मैं मेरी लाइफ में ये अचीव नहीं कर सका, तो हाँ। मुझे लगता है कि मेरे बेटे में वो चीज़ मुझे दिखे। हम लोग देखते हैं आज की 12-13 साल, 12वीं 13वीं बच्चा पास हो गया और तुरंत उसको मोबाइल ले फोन लिया, मिलता है। 1.5-2 लाख का मोबाइल ले लिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छी चीज़ है। अगर राइट। 1.5 लाख रुपए का अगर मैं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करूँ, तो आफ्टर 3-4 ईयर्स मुझे तो आगे खर्चे है, बच्चों को अगर इंजीनियरिंग करवाना है, हाँ। मेडिकल डिग्री डिप्लोमा करना है, तो एक्सपेंसेस वो लेवल के है। तो पेरेंट्स
बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स के पास है तो वो कर रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत बार ऐसा देखा है कि पेरेंट्स के पास नहीं है तब भी वो तो कर बेचारा रहा है। कर्जा करके वो चीज कर रहा है। तो मुझे Right. लगता है कि उसको बच्चे नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स को बोलना चाहिए बच्चे ने कि नहीं नहीं, मैं मेरी कमाई से करूंगा, मेरे को जो शौक है, मेरे को जो इच्छाएं हैं, मैं मेरी कमाई से करूंगा। तो सर मुझे लगता आपने है इन्वेस्टमेंट का बोला, तो क्या फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है वो स्कूल ने बच्चों को सिखाना चाहिए? स्कूल में बहुत तरीके, तो बहुत जगह पर तो ये चीजें बताते हैं कि फाइनेंस यानी कि पैसे का अपन जो वैल्यू समझ मैनेजमेंट के, कर पैसे सके, का जो हाँ। मैनेजमेंट है, बहुत जगह पर मुझे लगता है कि थोड़ा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बच्चे को ये सारी बातें अगर स्कूल भी बताना स्टार्ट कर देगी तो बच्चा एक बार पेरेंट्स भी बोलेगा तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं पापा ये मुझे लगता है कि अपन बाद में करते हैं। क्योंकि राइट। हम देखते हैं बच्चों का हर एक का एक अलग अलग बिहेवियर है, हर एक का अलग अलग नेचर है। थोड़ा सा पेरेंटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बढ़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि उसको समझाना चाहिए। और बहुत बार हमने देखा है कि बच्चा बहुत जिद करता है, मैं तो भाग जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये सब चीजें बच्चे ने भी सोचनी है। सर फ्रेंड सर्कल, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, ये एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। आपने बोला फ्रेंड सर्कल, हाँ। आपने बोला डिसिप्लिन और डेडिकेशन। बच्चों, फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, बोले तो फ्रेंड्स तो चाहिए लाइफ में। मेरे भी फ्रेंड्स थे और हर एक को फ्रेंड्स होना चाहिए। सिर्फ पॉइंट ये है कि फ्रेंड मेरा ऐसा हो, ये जजमेंट बच्चे को पता है। यानी कि आप तो अभी सब जानते हो कि मेरा कौन सा फ्रेंड क्या है। तो अगर वो फ्रेंड से मेरे को हेल्प है, मेरे को फायदा है फॉर एजुकेशन लेवल बोलो या जो भी कुछ, अगर मेरे को उससे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इन द सेंस कि पढ़ाई के बारे में मेरे को अगर उसका हो रहा है तो ठीक है। अगर वो मेरे लिए कुछ गलत है तो मुझे लगता है कि फ्रेंड सर्कल का होना, नहीं होना बेहतर है। जितना कम फ्रेंड सर्कल रहेगा उतना फोकस्ड आपका एक ही चीज़ पे रहेगा, पढ़ाई। अब जितने ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में रहोगे तो वो दिक्कत आपको बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट बोला आपने कि डेडिकेशन। डेडिकेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। तुम्हारा अगर काम के प्रति डेडिकेशन है तो तुम्हारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, दुनिया के हर तकलीफ से आप लड़ पाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चालू है, थर्ड वनडे इंटरनेशनल चालू है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा बोला गया था कि रोहित और कोहली ये अभी कुछ काम के नहीं है। राइट। अभी ये लोग सीनियर प्लेयर हो गए, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। मेरा पॉइंट है डेडिकेशन, मेरा काम के प्रति डेडिकेशन है। राइट। राइट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। रोहित शर्मा ने 10 किलो वजन कम किया, डेडिकेशन था। राइट। राइट। उसको ये एहसास था कि मुझे जाना है, खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद में फर्स्ट मैच इंडिया हार गया, रोहित शर्मा भी कुछ खेला नहीं। सेकेंड मैच में 70+ कुछ रन बनाया राइट। और आज थर्ड मैच था, 103 पे नॉट आउट है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ हर आदमी से, हर बच्चे से, कि तुम जिस काम को कर रहे हो उसका तुम्हारा डेडिकेशन इतना चाहिए राइट। राइट। कि तुमको सफलता मिलनी ही है। और ये आज बता दिया। विराट कोहली फर्स्ट मैच में 0 ऑस्ट्रेलिया में, सेकेंड मैच में 0, थर्ड मैच चालू है 60+ रन कर रहा है। डेडिकेशन था तो कर पाया। अगर वो बोलता अरे मेरे से नहीं हो रहा है, अरे मेरे को नहीं होएगा, अरे मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान क्यों दूं, राइट। अरे मेरे को नहीं जमेगा, मैं कैसे करूं, मुश्किल था। हाँ। आज करके दिखाया, राइट। डेडिकेशन था। डिसिप्लिन क्या है? प्रैक्टिस करनी है। तो एक बच्चे की प्रोग्रेस में ये 3 चीजें, संगत, हाँ। तुमने जो मुद्दा मेरे को बताया, यानी कि क्वेश्चन भी आपने कहाँ से ढूंढे मुझे पता नहीं, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा दोस्त मेरे से आगे है पढ़ाई में और मेरे को बोलता है कि तू भी कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे वो टोकता है, मेरा अच्छा दोस्त है। राइट। राइट। डेडिकेशन, डेडिकेशन के बारे में मैं आपको क्या कहूँ। मेरा काम, मेरे पर्सनल लेवल पे मेरा काम के प्रति डेडिकेशन है तो हर साल मेरे पास 50-100 बच्चे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा काम के प्रति डेडिकेशन है। डिसिप्लिन, अगर मैं किसी को टाइम देता हूं तो मुझे वो टाइम पे जाना है, मेरे को लेक्चर्स लेना है, मेरे को पेरेंट्स को अटेंड करना है, मेरे को बच्चों से बातें करनी है, ये डिसिप्लिन है। तो मेरी माँ से मैं डिसिप्लिन सीख लेता हूँ ना। राइट। राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। सर आपको क्या लगता है कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से डील करना बहुत डिफिकल्ट है?
डिफिकल्ट तो अभी लास्ट 4-5 साल से तो हर बच्चे के साथ डिफिकल्ट है, वो 8 स्टैंडर्ड हो, 9 स्टैंडर्ड हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो हर बच्चे के साथ में डिफिकल्टी है। क्योंकि हमने क्लासेस जब स्टार्ट किए तो 30-35 बच्चे अगर क्लास में है तो एक 2-3 बच्चे मस्ती करते थे। हाँ। अभी उल्टा हो गया, अभी 2-3 बच्चे पढ़ाई करते हैं और 30 बच्चे मस्ती करते हैं, तो डीलिंग करना सबके साथ में डिफिकल्ट होता है। बट मेरा मानना है कि 12th स्टैंडर्ड के साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमको मैनेज करना। अभी आप एज अ टीचर बोल रहे हो, तो मुझे ये बताओ, आप एक ब्राइट स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत एवरेज स्टूडेंट है मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट है, और मुझे लगता है कि मैं एवरेज था, इसके लिए मैं इस प्रोफेशन में आया। सर, आपने लाइफ में बहुत अचीव कर लिया। एक ऐसा चीज़ जो आपको अचीव करना था वो आपने अचीव कर लिया है, और एक ऐसा चीज़ जो आपको अभी अचीव करना है। अचीव कर लिया, ये तो बहुत चीज़ें अचीव कर ली है कि अचीवमेंट ये है कि हम जिस काम को करते हैं, जैसे अभी एक व्यक्ति है, अगर वो आईटी में जॉब करता है तो उसको क्या लगता है कि मेरा सैलरी बढ़े, राइट। मेरा पोस्ट बढ़े, हम्म। तो उसको लगता है मेरा अचीवमेंट है। हाँ। मेरे फील्ड में मैं क्लासेस चलाता हूँ, अचीवमेंट काफ़ी सारे हो गए, जैसे कि हर क्लासेस को लगता है कि मेरा बच्चा टॉप करे। तो 20 साल के करियर की हिस्ट्री में 3 बार रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, राइट। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट ये है कि तुम एज ए मुफद्दल सर बोल के तुमने लोगों का ट्रस्ट क्रिएट किया, राइट। और खपोली में आज आप जिस मकाम पर खड़े हो, वो जो तुमने हासिल किया, वो मेरे लिए लगता है कि मैंने सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। लोगों का विश्वास, अगर आपका बच्चे के अंदर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, बच्चे को अगर आपको टॉप करना है, हाँ। बच्चे को देखो तपना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता कड़ी मेहनत मांगती है। राइट। राइट। सफल होना है ना, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, नुस्ता मेहनत से काम नहीं चलेगा। राइट। राइट। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो जाएंगे। तो वो गर उसको वो गुर सिखाने पड़ेंगे, आपको पेरेंट्स को वो डालने पड़ेंगे। राइट। थैंक यू सो मच सर। आज के पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय भी किया, एंड आई रियली होप कि मेरे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। जितने भी लोग इसको सुनेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने आज इसने क्वेश्चंस किए, मैंने उसको आंसर दिए हैं। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके वैलिड आंसर, कहीं अगर कुछ आपको किसी को हर्ट हुआ रहेगा कि सर ये आपने एकदम ऐसा बोल दिया, तो मैं सबकी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोशिश मेरा यही है कि प्रोग्रेस हो जाए आपका, जो भी इसको सुने वो अपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करे। फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करो, सफलता मिलनी है। और दूसरी एक बात, मेरे को एक किताब में मैंने पढ़ी थी कि चांगल्या गोष्टीला वेळ लागतो, हाँ। वाईट गोष्टी झटपट होतात। राइट। एक बात याद रखना, दुनिया में बहुत पैसा कमाओ, क्योंकि आपकी हर इच्छाएं, हर चीज़ें एक ही चीज़ से होने वाली, जिसके लिए आपको पैसा लगेगा। तो ऐसा माहौल मत बनाना कि मेरे को पैसा मांगना पड़े किसी से आए, या मैं मेरी इच्छाओं को मार दूँ बिकॉज ऑफ मेरे पास पैसा नहीं है। आप टाइम है आपके पास, आप मेहनत करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन 100% उसकी रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मुझे पता है कि आपके इन सारे वर्ड्स से मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते होंगे। थैंक यू सो मच।